वेलकम टू आवर चैनल आई के एजुकेशन। ये लेक्चर सीरीज जिसमें हम मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। दिस लेक्चर सीरीज इज प्रिपेयरिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हम सिंपल एंड आसान वे में आपको इंडिया के इतिहास को समझाएंगे। हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे, जो हमारा चैप्टर था, वो है अराइवल ऑफ द यूरोपियन पावर इन इंडिया। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और आपका सपोर्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करके आगे शेयर करना। यूरोपियन पावर्स जो इंडिया में आए हैं, ये बहुत बेहतरीन वर्ल्ड मैप है जो आपको ये शो करता है कि किस तरीके से है ना यूरोपियन पावर्स इंडिया में आए हैं, और असल में वो उनकी जो कंट्री है वो कहाँ लोकेट करती है वर्ल्ड मैप के अंदर। तो आप देखिए, ये पुर्तगाल है। पुर्तगीज ये रूट फॉलो करते हुए इंडिया में आए हैं। पुर्तगीज के बाद जो अगला नेशन, यूरोपियन नेशन जो इंडिया में आए थे, वो थे डच। ठीक है, ये डच है नेदरलैंड के। इनके बाद है ना ब्रिटिश आए थे, ये ब्रिटेन है। ठीक है ना। उनके बाद जो आए थे डेनमार्क से, डेनिश आए थे। और उनके बाद सबसे आखिरी पे यूरोपियन पावर में फ्रेंच इंडिया में आए हैं। और ये रूट है जिसको उन्होंने फॉलो किया है। ठीक है ना। हम है ना इसी सीक्वेंस से आपको बात करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सी आपको है ना, जैसा कि डेनमार्क है ना, डेनमार्क ये एक छोटा सा चैप्टर है हमारे पास। इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होती है, मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो हम सिर्फ ऐसा समझिए, हमारे पास हम इसको बहुत ब्रीफली देखेंगे, और बाकी जो चार नेशन है उनको थोड़ा डीपली हम इसकी स्टडी करेंगे। तो फिर हमारी सीक्वेंस यही होगी कि मैं पहले आपको पुर्तगीज़ के बारे में, उसके बारे में बता चुका हूँ। अब मैं आपको है ना डच के बारे में और डेनमार्क के बारे में ये बता दूंगा। ठीक है ना। सीक्वेंस के एतबार से डेनमार्क जो है ना ब्रिटिश के बाद आया है, लेकिन मैं उसको पहले आपको पढ़ा दूंगा क्योंकि ये छोटा सा चैप्टर है। फिर मैं ब्रिटिश को, ब्रिटिश में ही फिर है ना फ्रेंच आ जाते हैं, फिर दोनों की कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है। ठीक है ना। इस ऐसा हम इस हिसाब से आपको पढ़ाएंगे। हम बात करेंगे अब डच के बारे में। तो डच जो थे ना, ये थे नेदरलैंड के, जिसे हम हॉलैंड भी कहते हैं। दोनों के आखिरी पे लैंड आ रहा है, नेदरलैंड हॉलैंड। तो इसी से इसको याद रखना। अब अगर एग्जाम में इजी क्वेश्चन बना तो यही पूछेगा कि डच कहाँ से बिलोंग करते थे। तो देखिए, हम बात करने वाले हैं आपसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो सबसे पहले है ना साउथ ईस्ट एशिया में आई है, तो फिर वहां से इंडिया में आई है। और इंडिया में फिर उसकी सारी एक्टिविटीज के बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त है ना यूरोप की क्या कंडीशन थी, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्मेशन के पीछे क्या बैकग्राउंड रहा है। ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये आपको है ना दोनों ही पॉइंट, जैसा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्मेशन और यूरोप की कंडीशन, दोनों कंबाइन करके यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखिए, मैंने आपको ये डिस्कस किया था कि पुर्तगीज जो है, सबसे पहले वास्को डी गामा ने है ना इंडिया तक पहुंचने का जो नया रूट है वो डिस्कवर किया। और फिर पुर्तगीज है ना इंडिया से और साउथ ईस्ट एशिया से इन्होंने अपने ट्रेड शुरू कर दी। और फिर यूरोप में जो कमोडिटीज जा रही है, वो जा रही है वाया पुर्तगीज के जरिए से। और बहुत से ऐसी कमोडिटीज है जिसकी यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। अब ये इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में मिलती थी, तो इसको पुर्तगीज पहुंचा रहे हैं, और पुर्तगीज अपनी मनमानी कीमत पर है ना इसे है ना यूरोप में बेच रहे थे। ठीक है। अब यूरोपियन जो थे उनको तो पता था कि पुर्तगीज हमसे बहुत ज़्यादा कीमत ले रहे हैं, लेकिन मजबूर थे, क्योंकि जब डिमांड है तो जाहिर सी बात है सप्लाई एक बंदे के जरिए से ही हो रही है, तो उसकी मनमानी कीमत भी लेना पड़ेगा। अब इनके पास दो रास्ते थे, एक ये कि इंडिया तक खुद पहुंच जाए, या फिर पुर्तगीज ने जो रास्ता दरियाफ्त किया है, तलाश किया, डिस्कवर किया है, तो पुर्तगीज को क्या करे, ओवर रूल करते हुए ये रास्ते से है ना इंडिया पहुंच जाए। तो दो चीजें इनके पास थी, लेकिन ये कर नहीं सक रहे थे। वजह क्या थी? वजह ये थी इसके पीछे, देखिए मैंने है ना ये आपको बताया था कि माफ कीजिए, कि फिलिप सेकंड ये था स्पेन का किंग इस टाइम पे। और इस वक्त स्पेन जो था ना, ये बहुत पावरफुल हो चुका था यूरोप के अंदर एज अ नेशन। और इसने क्या किया था 1580 में, मैंने आपको बताया था कि इसने है ना
पुर्तगाल को भी अपने अंडर लेके आ गया था। मतलब इसके फॉरेन अफेयर भी इसके हाथों ही तय हो रहे थे। और इसने सिर्फ पुर्तगाल को नहीं बल्कि है ना यूरोप में जो अदर नेशंस है जैसे कि डच है, इंग्लैंड है, फ्रेंच है, डेनिश है और भी अदर नेशंस है, इन पे भी है ना अपनी सुप्रीमेसी मतलब दादा बना हुआ था। सबने इसकी सुप्रीमेसी कबूल करे थे। तो अब इनके पावरफुल तो नहीं थे ये ना डच ना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पावरफुल है। तो गोया कि लड़ना बोले तो ऐसा है कि एक बड़े पावरफुल से लड़के जाना, मतलब स्पेन से लड़ना, ठीक है। लेकिन हुआ ये है यार कि एक बंदा हमारे सीन में आता है, इसका नाम है हॉयजेन वान लेस्टोथिन। तो ये इंडिया में 6 साल तक रहा है गोवा में, और गोवा में 1583 से लेकर 1589 तक रहा है। ये था डच, हॉलैंड का। इसने क्या किया, इसने इंडिया में रहा है ना, तो इंडिया की जो इंफॉर्मेशन थी वो उसने लिखना शुरू की। इंडिया के मार्केट के बारे में, इंडिया में जो कल्टीवेशन होता है, जो ट्रेड के रिगार्डिंग बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, और इवन है ना इंडिया में जो पुर्तगीज जो चीज़ें परचेस करते हैं उसकी कीमतें, इवन है ना पुर्तगीज का जो ट्रेड रूट है ना वो भी इसने इसमें मेंशन कर दिया। ऐसी बहुत सी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो नहीं करना चाहिए था, जिस तरह फ्रेंच है ना, माफ कीजिए, पुर्तगीज है ना छुपाते थे, तो वो भी इसने है ना इसमें मेंशन कर दी। अब हुआ ये है कि ये पहुंच गया ये किताब को लेके है ना हॉलैंड। अब देखिए बहुत मतलब ये वॉच किया करते थे, ऐसा नहीं है कि फ्रेंच पुर्तगीज वॉच नहीं किया करते होंगे, सब पे वॉच किया करते थे कि कौन जा रहा कौन आ रहा क्या लेके जा रहा। लेकिन इसने छुपाते छुपाते ये किताब को पहुंचा दिया। अब किस तरीके से छुपा के लेके आऊंगा, इसकी अपनी शातिराना अकलमंदी होंगी इसकी, बहुत शातिराना तरीके से इसने लेके गया। जब ये किताब है ना इसने छापी और पब्लिश की, तो ये है ना ये किताब इसकी है ना एक समझो ऐसा समझो कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्मेशन का सबब बन गई। क्योंकि इसमें ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जो वहां के जब वहां के ट्रेडर्स ने, वहां के मर्चेंट ने जब उनको पता चली, तो उन्होंने तो अब फैसला कर लिया कि हमें इंडिया तो पहुंचना ही है, चाहे किस भी हाल में हो जाए। हम एक तो नया रास्ता तलाश करेंगे, नहीं तो फिर है ना फिर ओवर रूल करेंगे किसको, फ्रेंच को, मतलब माफ कीजिए पुर्तगीज को या स्पेन को। इनके लड़ भिड़ के हम पहुंचेंगे वहां पे। तो ये किताब इतनी इंपॉर्टेंट हो गई। हो सकता है इसमें ये मेंशन हो कि भाई देखो फिर पुर्तगीज क्या कर रहे हैं, इंडिया से 5 रुपए की चीज खरीद रहा, तुमको 50 रुपए की बेच रहे हो। अब इतना बड़ा वो सरप्लस दे रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है वहां के जो मर्चेंट है वो कैसे बर्दाश्त करेंगे इसको। उन्होंने कहा कि हट तेरी तो, अब तो इंडिया पहुंचना है तो पहुंचना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, इसका ट्रांसलेशन है ना इंग्लिश में भी हो गया, और ये हुआ 1598 में। तो ये पहले डच डच तक पहुंची थी और बाद में फिर इंग्लैंड तक भी पहुंच गई। तो वहां के भी जितने भी मर्चेंट थे, जितने भी ट्रेडर्स थे, जितने भी है ना रॉयल फैमिली से बिलोंग करने वाले बड़े अमीर लोग थे, उन तक भी पहुंच गई। अब उन्होंने भी सोचा कि भाई इतना कमा रहे हैं ये पुर्तगीज, तो हम क्यों पीछे रहना, हम क्यों इतनी महंगी चीज़ें खरीदना, हम क्यों कांटेक्ट नहीं कर सकते इंडिया से। तो उन्होंने भी बोला कि अब तो हमें भी करना है। अब ये जब मतलब इस तरीके का सेंटीमेंट अगर से पब्लिक के अंदर होगा, लोगों के अंदर होगा, और वहाँ के जितने भी मतलब रूलरों के अंदर होगा, तो जाहिर सी बात है कितना ही पावरफुल कंट्री क्यों ना हो उसको फिर ओवरऑल किया जा सकता है। इन्होंने फिर क्या बनाए, कंपनी बनाए। कंपनी क्या नाम से, उनकी कंपनी थी द ग्रुप ऑफ एस्टरडम मर्चेंट, एम्स्टरडम मर्चेंट। तो एम्स्टरडम जो है ना इनका कैपिटल था डच का। ये बनी थी 1552 में, ठीक है, 1552 में। इन्होंने क्या किया है, ये कंपनी बनी है और इन्होंने ओवरऑल किया है किसको, यहाँ पे इसको स्पेन, पुर्तगीज को माफ कीजिए, पुर्तगीज को और स्पेन को। और यहाँ से लड़ते झगड़ते हुए ये रास्ते पे मतलब वही जो रूट जो पुर्तगीज फॉलो करते हैं उसको फॉलो करते करते ये पहुंच गया एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। और यहाँ पे फिर बहुत बुरा हाल किया उन्होंने पुर्तगीज का। ठीक है, यहाँ तक अब मैं कहता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हूँ जो मैंने आपको बताया हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे आपको कह दूँ कि ये वो टाइम था कि जहाँ पे है ना यूरोप में मतलब रिनासेंस का टाइम था, बहुत सारी चीजें बन रही थी और रिलीजियस रिफॉर्म भी हो रहे थे वहाँ पे। तो आपने अगर से वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने यूरोप के बारे में पढ़ा होगा कि वहाँ पे है ना
रिलीजियस रिफॉर्म हुआ था जिसमें ना एक प्रोटेस्टेंट फिरका उभर के आया था। ठीक है ना। तो आप देखिए क्रिश्चियनिटी में 3 फिरके हैं। एक ऑर्थोडॉक्स जो पुराने रिलीजियस को मानते हैं, एक कैथोलिक जो चर्च को मानते हैं, पॉप को है ना रिलीजियस गुरु मानते हैं, स्पिरिचुअल गुरु मानते हैं। ठीक है ना। और एक ऑर्थोडॉक्स जो जो माफ कीजिए, एक प्रोटेस्टेंट। ये प्रोटेस्टेंट जो है ना मार्टिन लूथर ने स्टार्ट किया था। तो मार्टिन लूथर ने है ना, ये है ना जो जिस तरीके से वहां पे ना करप्शन हो रहा था, जिस तरीके से वहां पे लूटा जा रहा था, उसके खिलाफ है ना इसने एक अपनी है ना रिफॉर्म मूवमेंट शुरू किया था। तो एक प्रोटेस्टेंट फिरका बन गया था। तो आपको बता दूं मैं कि जो ये डच है और इंग्लिश, यानी इंग्लिश, ये दोनों के दोनों जो थे ना ये प्रोटेस्टेंट के चैंपियन थे, दोनों के दोनों। और इसके बिलमुकाबिल जो स्पेन था और पुर्तगीज था और फ्रांस था, ये जो थे ना ये थे कैथोलिक के चैंपियन। तो जाहिर सी बात है कि ये भी एक भावना रही है इनके दरमियान कि अब भाई हमको बर्दाश्त नहीं करना है, हमको लड़ना ही तो है और इंडिया पहुंचना है, और ये पहुंचे। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे मतलब समझ में आ गया होगा कि बैकग्राउंड क्या रहा है फॉर्मेशन का और यूरोप की कंडीशन क्या थी। आगे बढ़ते हैं हम। ये एम्स्टर्डम जो नेदरलैंड का कैपिटल था। तो आप देखेंगे ये रूट को फॉलो करते हुए है ना, ये रूट को फॉलो करते हुए डच जो है ना सबसे पहले पहुंचे 1595 में यहाँ पे जावा। यहाँ पे तैमूर देख रहा हूँ आपको, ये बटाविया आपको नजर आ रहा होगा। तो ये जो बटाविया है ना ये इनका कैपिटल रहा है। ये यहाँ से पूरे साउथ ईस्ट एशिया के ट्रेड को कंट्रोल किया करते थे, पॉलिटिकल अफेयर को कंट्रोल किया करते थे, इवन इंडिया के ट्रेड को भी यहीं से कंट्रोल किया करते थे। अब यहाँ पे मलक्का दिख रहा होगा, ये सबसे पहले मैंने इसके बारे में आपको बताया हूँ कि पुर्तगीज ने यहाँ पे कंट्रोल किया था अपना। फिर बाद में फिर क्या हुआ, डचों ने इनके कंट्रोल को यहाँ से खत्म किया। और फिर बाद में हम देखेंगे कि डच जो है ना पूरे साउथ ईस्ट एशिया के मास्टर बन गए थे, ये पूरे इनके कंट्रोल में आ गया था ये पूरा। ठीक है। यहाँ पे आपको अम्बोइना दिख रहा होगा, यहाँ पे आता हूँ देखो, यहाँ पे कहीं पे आता है ये। ठीक है। तो अम्बोइना के बारे में आगे बताने वाला हूँ आपको, इसका लोकेशन याद रखिए। ये बहुत अच्छा मैप है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है इसके अंदर, इसको आपने रीड करना एक मरतबा। तो मैंने आपको देखो क्या बताया हूँ, मैंने आपको जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके फॉर्मेशन के बारे में बताया हूँ कि 1592 में ये फॉर्म हुई थी और सबसे पहले ये जावा कब पहुंची, 1595 में। लेकिन इससे पहले एक मरतबा नए रूट से पहुंचने की एक ट्राई हुआ था, वो बताता हूँ मैं आपको। कि विलियम बैरेंट ने सोचा था कि देखो पृथ्वी गोल है, ये कॉन्सेप्ट तो उस वक्त हो चुका था कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है तो मैं अगर से नॉर्थ की तरफ से भी जाऊंगा तो मैं इंडिया पहुंच सकता हूँ। तो इसने अपना सफर शुरू किया था। अच्छा, इस जैसा पहले है ना एक और बंदे ने किया था, वो था हमारा कोलंबस 1492 में। उसी को कॉन्सेप्ट को इसने इस्तेमाल किया। उसने भी सोचा था कि पृथ्वी गोल है, अगर से मैं वेस्ट के साइड पे भी जाऊंगा तो मुझे जहां पहुंचना है तो वहां मैं एक न एक दिन पहुंच जाऊंगा, यानी इंडिया पहुंचना है तो इंडिया पहुंच ही जाऊंगा मैं। लेकिन ये पहुंच गया था कहाँ पे, ये पहुंच गया था वेस्ट अमेरिका। तो अमेरिका में जो लोग मिले उनको वो रेड कलर के थोड़े थे, रेडिश थे, तो उसने उनको कह दिया रेड इंडियन। और यहाँ पे पहुंचा सबसे पहले तो इसने वेस्ट इंडीज कह दिया, तो बाद में इसका नाम वेस्ट इंडीज ही बन गया इंडिया के नाम से। मतलब उसने उनको ऐसा समझा कि मैं इंडिया पहुंच गया। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि नहीं, ये तो वेस्ट के साइड पे अमेरिका पहुंचा है। तो वहां के लोगों को फिर वो रेड इंडियन बोलने लग गए। और वेस्ट में जो वेस्ट इंडीज जो आज का, तो वहां सबसे पहले पहुंचा था उनको वो फिर वेस्ट साइड पे, तो उनको इंडीज ही बोल लेते थे, लेकिन वो वेस्ट इंडीज हो गए। ठीक है। तो ये कोलंबस की मतलब कोलंबस पहुंचा था वहां पे। तो कोलंबस ने क्या कॉन्सेप्ट था कि पृथ्वी गोल है। तो देखिए आपके पास अगर से बॉल होगा कहीं पे, अगर से बॉल को अगर से आप पकड़ते हैं कोई भी 2 फिंगर से, जैसा कि आप मानो कि आपके पास एक मिडल फिंगर है और साथ में आप है ना आपके जो थंब है उससे पकड़ते हैं। तो 2 जगह आपने पकड़े, अगर थंब से आपको है ना आपके मिडिल फिंगर तक जाना है बॉल से, तो आप कोई भी रास्ता, चाहे नॉर्थ का हो या फिर आपने ईस्ट वेस्ट, कोई भी रास्ते से आप पहुंच सकते हैं। तो ऐसे ही है ना ये कॉन्सेप्ट लगाए थे इन्होंने कि हमको अगर से इंडिया पहुंचना है या साउथ ईस्ट एशिया पहुंचना है तो हम कोई भी रास्ते से वहां तक पहुंच सकते हैं। तो विलियम बैरेंट क्या हुआ था, इस रास्ते से उसने सोचा कि मैं नॉर्थ के रास्ते जाऊंगा, और ये फंस गया यहाँ पे जाके, क्योंकि यहाँ पे जितने ऊपर जाएंगे वहां तो उतने ज्यादा आपको क्या मिलेगा,
इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे बर्फ बहुत ज़्यादा थी, तो बर्फ में जाके फंस गया था ये। तो मालूम पड़ा कि नहीं यार, यहाँ से जा नहीं सकते, और ये इसका फेल हो गया था। ठीक है ना। फिर बाद में दूसरी कंपनी जो बनी थी ना, तो फिर आगे बताने वाला हूँ उसको मैं। तो वो फिर इधर से आए थे, उन्होंने कहा था तेरी की, तो अब है ना पुर्तगीज को हम क्या करेंगे, ओवर रूल करके आगे बढ़ेंगे। तो यह है विलियम बैरेंट, ये उसका जहाज। और ये पूरी जो कंडीशन बताई जा रही है ना यहाँ पे, तो ये बताई जा रही है पोलर जोन की। ठीक है। तो ये इसका मिशन हो गया था फेल। तो अगला जो हमारा बंदा है वो है कॉर्नेलियस हार्टमैन, ये था डच। तो ये निकला है 1595 को। इसने ओवर रूल किया है पुर्तगीज को, लड़ा झगड़ा, और झगड़ के ये कामयाब हुआ और पहुंचा कहाँ पे, जावा में। तो इस तरीके से ये पहला बंदा है जो ईस्ट इंडिया में आया है उनके अकॉर्डिंग। ये साउथ ईस्ट एशिया में पहुंचा था, लेकिन उनके अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया में आया है। ठीक है। ये इंडिया में नहीं आया, कॉर्नेलियस हार्टमैन इंडिया में नहीं आया, ये जावा में पहुंचा था। ठीक है। तो हम देखेंगे उसके बाद कॉर्नेलियस हार्टमैन के बाद बहुत से छोटे छोटे कंपनियां, बहुत से मतलब वाइजेस जो थे वो इंडिया में, मतलब साउथ ईस्ट एशिया में आते रहे हैं। फिर बाद में है ना आप देखेंगे कि जो छोटे छोटे कंपनियां थे वो एक जगह आए, और उन्होंने क्या सोचा कि अब हमें क्या करना है, एक बड़ी सी कंपनी बनाना है, और फिर है ना साउथ ईस्ट एशिया से या इंडिया से ट्रेड करना है। और फिर उन्होंने एक कंपनी बनाई है 1602 में। ये कंपनी का नाम था डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। हमने पहले आपको कहा था कि 1552 में जो कंपनी बनी थी वो उनके कैपिटल के नाम से थी, एम्स्टर्डम ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है ना। लेकिन इन्होंने फिर अब जो काम नाम दिया है डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। वहां का जो किंग था डच डेनिश किंग, माफ कीजिए डच किंग, उसने क्या किया था, इस कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट दिया था कि आप है ना इंडिया से और इस इंडिया से क्या, ईस्ट एशिया से क्या करेंगे, 21 साल तक आपको राइट है ट्रेड के। ठीक है। इसके अलावा इनको है ना एक्सक्लूसिव राइट में आपको देखेंगे बहुत से ऐसे राइट आ जाते हैं, जैसे कि ट्रेडिस करने के, वॉर करने के, और कमर्शियल राइट आ जाती है, सारे राइट इनको मिले थे। तो फिर इन्होंने फिर थोड़ा थोड़ा करके क्या किया है, पूरे जो मोनोपोलाइज किए इन्होंने डचों ने इंटायर स्पाइस ट्रेड को, जो साउथ ईस्ट एशिया की, जो मैंने आपको बताया हूँ। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि कंपनी बनी है। फिर विलियम बैरेंट ने एक फेल हुआ उसका मिशन, कॉर्नेलियस हार्टमैन जो साउथ ईस्ट एशिया आया, लेकिन ये इंडिया नहीं आया था। फिर हम देखेंगे 1602 में इनकी क्या बनी है, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है, जिसको वहाँ के जो किंग था, नेदरलैंड का किंग, उसने है ना एक्सक्लूसिव राइट दिया। फिर ये हम देखेंगे कि ये फिर है ना जावा के मास्टर बन गए थे। इनको कहा भी जाता है मास्टर ऑफ जावा इज वाज, ये इस लगाइए डच। ठीक है। अब डचों की एंट्री है ना इंडिया में हुई है, तो साउथ ईस्ट एशिया में आए थे और वहां से फिर वो है ना इंडिया में आना शुरू हुए है। तो हम देखेंगे सबसे पहली फैक्ट्री उनकी जो बनी है ना, वो है मसूलीपट्टनम में। ये है मसूलीपट्टनम। तो ये जो मसूलीपट्टनम है उसकी लोकेशन देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मसूलीपट्टनम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो डेट जब इनकी इन्होंने पहली फैक्ट्री बनाई है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एडमायरल वेंडर हैगन। हो सकता है आपको है ना बैरेंट के ऊपर क्वेश्चन ना हो सकता है आपको है ना हॉटमैन के ऊपर भी क्वेश्चन ना हो, लेकिन यहाँ पे चांस है क्वेश्चन के। इसका नाम याद रखना, एडमिरल वेंडर हैगन के जरिए है ना सबसे पहले इंडिया में, वो भी मसूलीपट्टनम के मुकाम पर 1605 के अंदर डचों ने अपनी फैक्ट्री बनाई है। और ये 1605, जब 1605 आपके पास ये डेट है पहली फैक्ट्री की, तो इनकी एंट्री की भी यही डेट है। समझे आप। अब आगे देखिए अदर जगह, अदर प्लेसेस पे उनकी कहाँ कहाँ फैक्ट्री थी। तो याद रखने का मैं मतलब तरीके बताता हूँ कैसे याद रखना है। तो सूरत में उनकी फैक्ट्री है, कोचीन में फैक्ट्री है। सूरत एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे पुर्तगीज की, ब्रिटिश की, आप मतलब जितने भी यूरोपियन पावर है उनकी यहाँ पे फैक्ट्री रही है। ठीक है ना। तो अगर से डेट पूछ ले तो 1606 है, इसे याद रखना। कोचीन, कोचीन में मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे है ना पुर्तगीज की भी फैक्ट्री थी, तो यहाँ पे ये दो फैक्ट्री आपने याद रख लेना इस साइड पे, इनके डचों के। ठीक है ना, कोचीन और सूरत।
तो हम देखेंगे यहाँ पे मसूलीपट्टनम आपको बता चुका हूँ। अगली जो फैक्ट्री उन्होंने बनाई थी वो है पुलिकट में। पुलिकट इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, हाईलाइट किया हूँ इसलिए क्योंकि इन्होंने इसको कैपिटल बनाया था अपना इंडिया के ट्रेड के लिए। मैंने तो ये कहा हूँ आपको, बटाविया के जरिए पूरा कंट्रोल किया करते थे, हाँ वहीं से किया करते थे, लेकिन इंडिया का यहाँ पे उन्होंने इसको कैपिटल बनाया था पुलिकट को। ठीक है, तो ये उनकी दूसरी फैक्ट्री बनाए थे 1610 में। अगली जो फैक्ट्री थी उनकी यहाँ पे नागपट्टनम में, अगली तो नहीं लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है साउथ में, जैसा कि यहाँ पे मैंने दिया हूँ ना, पुलिकट, नागपट्टनम, देवनापट्टनम, और यहाँ पे मसूलीपट्टनम। देवनापट्टनम भी याद रखना। ठीक है, तो देखिए पुलिकट और भी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उन्होंने है ना, आप देखेंगे एक्सेप्ट द फोर्ट ऑफ जेल्ड्रिया एट पोलिकट द ऑल सेटलमेंट इन इंडिया वर अनफोर्टिफाइड। तो पोलिकट में एक वाहिद इनका है ना फोर्टिफाइड फोर्ट था, बाकी जितने भी इनके सेटलमेंट है अनफोर्टिफाइड थे, तो इसलिए भी पोलिकट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पोलिकट इनका पहला कैपिटल है। बाद में जो अगला उनका कैपिटल बना है वो है नागपट्टनम। नागपट्टनम 1889 में। ठीक है, नागपट्टनम को उन्होंने बना दिया था, फिर उनके है ना जब तक वो मतलब आखिर तक इनका नागपट्टनम ही रहा है। ठीक है, तो पोलिकट इंपॉर्टेंट है पहला कैपिटल। नागपट्टनम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने फिर कैपिटल शिफ्ट कर दी यहाँ पे। मसूलीपट्टनम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने है ना पहली फैक्ट्री बनाई, और सूरत और कोचीन के बारे में होगा। अब इधर देखेंगे यहाँ पे भी उनकी फैक्ट्री थी, जैसा कि यहाँ पे बालासुर है, यहाँ पे उनकी फैक्ट्री होंगी, ये बालासुर। चिंसूरा में उनकी फैक्ट्री थी, और यहीं पे कासिम बाजार है, यहाँ पे उनकी फैक्ट्री थी, यहाँ पे बंगाल के साइड पे। ठीक है, चिंसूरा में है ना ये उनका फ्रेंच की फैक्ट्री है, तो ये तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा इनकी फैक्ट्री के बारे में, चिंसूरा के बारे में। ठीक है, बालासुर के बारे में भी ना हो। और कासिम बाजार है ना, ये फैक्ट्री थी इनकी। ठीक है ना, इनकी फैक्ट्री ये कासिम बाजार पे हो सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बाद में ब्रिटिश ने ले लिया था इनसे। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। अब देखिए मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ वो ये है यहाँ पे कि इंडिया को ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया करते थे डच, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते थे ना वो साउथ ईस्ट एशिया को। इसलिए उन्होंने है ना ज़्यादातर अपना पॉलिटिकल जो एम्बिशंस है ना इंडिया पे ज़्यादा उन्होंने नहीं किया। यहाँ पे सिर्फ ट्रेड किया करते थे, और ख़ासतौर से है ना जो ट्रेड किया करते थे ना, कॉटन की ट्रेड किया करते थे। हमको मालूम है कि ये हमारा जो रीजन है, साउथ का रीजन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉटन होती है, तो यहीं से ये कॉटन लेके आते थे यहाँ पे, और यहाँ से फिर ये कॉटन नीचे मतलब साउथ में ले जाते थे, और फिर वहां से फिर है ना मतलब उसके ट्रेड किया करते थे कोरोमंडल कोस्टल और गुजरात के यहाँ से। ठीक है, और स्पाइसेस के लिए है ना ये पूरे रीजन को इस्तेमाल किया, यहाँ से भी किया करते थे। और साउथ ईस्ट एशिया में स्पाइसेस तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। कृष्णप्पा ऑफ नायका ऑफ जिंजी, इन्होंने है ना डच को इजाज़त दी थी कि वो क्या करे, अपना फोर्ट बिल्ड करे देवनापट्टनम में। तो देवनापट्टनम भी यहीं कहीं आता है। ठीक है ना, तो ये हो गया, आपको इतनी चीजें आपको याद हो गई होंगी। मैंने है ना बहुत से आपको है ना यहाँ पे जहाँ जहाँ उनके सेटलमेंट थे मैंने बहुत इजी करके आपको समझाया है इसको। ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट है जो हाईलाइट किया हूँ उसे आपने याद रखना, यहीं से इनसे क्वेश्चन बनने की इम्कान होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1610 में डच ने क्या किया है, अपनी दूसरी फैक्ट्री पोलिकट में बनाई थी। ठीक है, ये बता चुका हूँ। और पोलिकट में कैपिटल बना के वहां पे कॉइन जो था उनका पगोड़ा वो मिंट किया करते थे। अब जो बताने वाला हूँ ये भी डिस्कस कर चुका हूँ कि स्पेन और पुर्तगाल क्या थे, ये कैथोलिक थे, और डच और इंग्लिश ये थे प्रोटेस्टेंट। तो दोनों ही डच और इंग्लिश जो है ना ये एज अ फ्रेंड बन के आए थे यहाँ पे, कि हमें जाना है इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, वहां पे हमने जो क्या करना है अपने ट्रेड को डेवलप करना है, कमर्शियल एक्टिविटी करना है। इन्होंने पुर्तगाल से बहुत कुछ सीखा था। जिस तरीके से जो डिक्लाइन के सबब थे ना पुर्तगाल के, उसमें एक था कि रिलीजियस जेल बहुत ज्यादा था, ये कन्वर्ट करना चाहते थे इंडियंस को। तो इन्होंने ये सीखा है कि हमने है ना रिलीजियस एक्टिविटी नहीं करना है, हमें सिर्फ फोकस करना है हमारे ट्रेड पर, हमारे कमर्शियल एक्टिविटी पर, और ज्यादातर यही किया इन्होंने। पॉलिटिकल गेन इनके अंदर नहीं था, रिलीजियस इनके अंदर जेल भी नहीं था। ठीक है ना, तो आप देखेंगे लेकिन हुआ ये है आपस में दोस्त दोस्त रहे 20-22 साल तक, लेकिन एक हादसा हुआ इनके दरमियान, वो हुआ 1623 के अंदर, मैसेकर ऑफ अम्बोइना। यहाँ पे इन्होंने क्या किया था डचों ने, देखो मैंने लोकेशन बताया था, यहाँ आता है अम्बोइना, याद रखना। इतना बुरा पीटा था अंग्रेजों को डचों ने, मतलब
बांध बांध मतलब बहुत बुरी तरह उन्होंने पीटा था, झाड़ू से बांध बांध के मारा था इनको अंग्रेजों को। अब इवन मैसेकर की बात आती है ना, तो यहाँ पे सिर्फ है ना मिलिट्री को नहीं बल्कि हाँ जनरल लोगों को भी मारा था इन्होंने। तो ये मैसेकर हुआ था, ये बहुत बुरा हुआ था। बाद में इन्होंने बहुत बाद सालों बाद माफी भी मांगी थी अंग्रेजों से, लेकिन ये कर गए थे ये डचों ने, क्योंकि इसलिए किया था कि साउथ एशिया में इनका बहुत बड़ी गजब की पकड़ थी। और इनकी ये पॉलिसी थी हाई एंड पॉलिसी। हाई एंड पॉलिसी किसे कहते हैं, कैसा मैं कह दूं कि भाई जो जिसका हाथ ऊंचा होगा बस वो फिर क्या करेगा, वो इसका मालिक बन जाएगा। तो जहां पे स्ट्रांग वो उसका मालिक, तो वो यही करते थे, हम यहाँ पे स्ट्रांग है तो ये सारी चीजें हमारी है, हम बस हम ही यहाँ पे क्या है, हम मोनोपोली हमारी कायम करेंगे, तो ये चाहते थे। तो ये हाई एंड पॉलिसी की वजह से इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के साथ ये ना अम्बोइना में है ना बहुत बुरा मैसेकर किया था। आप जाके देखो बहुत बुरे इमेजेस मिलेंगे आपको। तो ठीक है, अब ये डच क्या ट्रेड किया क्या करते थे, देखो राइस ओपियम रॉ सिल्क इंडिगो स्पाइसेस इसके ट्रेड किया करते थे। तो मैंने आपको कहा है कि गुजरात और गुजरात में और साउथ एशिया से साउथ इंडिया से ये है ना ज़्यादातर टेक्सटाइल कॉटन वगैरह किया करते थे। बंगाल में इनके जो सिल्क थी, क्योंकि बंगाल में सिल्क होता है, आप वहाँ पे है ना और दूसरे भी जो यौन वगैरह होते हैं, तो मुस्लिम वगैरह, ठीक है ना। और यहीं पे बंगाल बिहार ये रीजन में ओपियम वगैरह भी होता है। राइस भी है ना गंगा टिक वैली में और पंजाब के रीजन में होता है, वहां से आ ही जाता होगा, ठीक है ना। साल पीटर, ये मैंने थोड़ा इसको है ना बोल्ड किया है, वजह इसकी यह है कि साल पीटर जो है ना इसकी ट्रेड भी इंपॉर्टेंट थी। वजह ये थी इसकी कि ये जो साल पीटर है ना ये इस्तेमाल होता था गन पाउडर में। और आपको मालूम है ये वो टाइम है जहाँ पे बड़े बड़े क्या बन रहे थे पता है, तोपे बन रहे थे, तो उसमें इस्तेमाल होता था ये साल पीटर। तो अब आप जानो कि इसका इम्पोर्टेंट कितना होगा, तो इसकी भी ट्रेड किया करते थे। ठीक है, तो ये इनकी थे मतलब ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको इनके है ना जो ट्रेड प्लेसेस थे वो बता दिया जहाँ पे उन्होंने फैक्ट्रीज बनाए थे। फिर अम्बोइना मैसेकर के बारे में, हाई एंड पॉलिसी के बारे में, और जो ट्रेड किया करते थे वो उसके बारे में भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। ये पुर्तगीज फैक्ट्रीज है डेट वाइज। तो मैंने आपको मलक्का के बारे में बताया था कि पुर्तगीज से उन्होंने जीत लिया था 1641 में, ठीक है। फिर साइलन भी जीत लिया था इन्होंने 1658 में। अब इम्पोर्टेंट ये है कि मैंने कहा था आपको पोलीकट में पहला कैपिटल बनाया था, फिर वहां से कैपिटल को शिफ्ट किया था नागापट्टनम में। अब किसके टाइम पे किया था वो नाम इम्पोर्टेंट होता है, वान रीड के टाइम पे। तो इसे याद रखना, वान रीड नागापट्टनम में, ये उस वक्त क्या था यहाँ पे, या मतलब एजेंट था। आगे देखेंगे हम कि देखो अब दो बैटल इंपॉर्टेंट है। बैटल तो हमारे लिए एक ही इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ बटेरा, बेडेरा, ये 1759 में हुई थी। लेकिन कोलेचल जो है ना ये इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि ट्रावनकोर के जो रूलर है मार्टिन de वर्मा, ये इंडिया के रूलर थे, तो इनके साथ बैटल हुई है, मतलब इनकी डचों की, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन ज्यादातर अगर से पूछेगा तो बेडेरा पूछेगा। तो इसका डेट याद है 1741, और उसी के 18 साल बाद है ना बेडरा में हुई है बैटल। और ये यहाँ से हार गए थे ये बहुत बुरी तरीके से ब्रिटिश से, और फिर उन्होंने फिर क्या किए थे यहाँ से चले गए थे ये। तो हम देखेंगे ये रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव जिसने पलासी में एक अहम रोल प्ले किया था। फिर वो गवर्नर था यहाँ का बंगाल का। फिर बंगाल के गवर्नर में उसने है ना जाफर को सीट पे बिठा दिया था। फिर जाफर ने क्या किया था, इसने इल्जाम लगाया था कि जाफर है ना चाहता है कि हमारे खिलाफ क्या करे, रिवॉल्ट करे, या वो फिर क्या कर रहा है पता है, इनके साथ साजिश कर रहा है डचों के साथ। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, डचों को हराना जरूरी समझा, और ब्रिटिश ने फिर यहाँ पे इनको हराया था बेडेरा के अंदर 1759 के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कॉजेज है इनके फेलोवर के, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तो भी मैं आपको ब्रीफली आपको बहुत शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। तो देखिए, फेल सिक्योरिटी या मोनोपोली ऑफ पेपर ट्रेड। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे हैं, इंडिया में है ना पेपर ट्रेड को इन्होंने नेगलेक्ट किया है, ज़्यादा नहीं किया करते थे, क्योंकि इनको है ना साउथ ईस्ट एशिया में अच्छा मार्केट मिल गया था उसके लिए। तो ये एक वजह बनी है कि ये इंडिया में कंट्रोल नहीं कर सके। करप्शन, जिस तरीके से पुर्तगीज का एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन था, इनका भी सेम हाल था। हम देखेंगे जितने भी कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड्स हैं ये कंट्रोल किया करते थे बटाविया से। बटाविया जहाँ पे उनका कैपिटल बनाए थे वहाँ उनका गवर्नर था,
और वहीं से ये सारे मैटर इंडिया के सॉल्व किया करते थे। हाँ, इन्होंने है ना इंडिया में भले ही कैपिटल बनाए थे, लेकिन उस तरीके से मतलब वो सारे के मैटर यहीं से बटालिए से इनके होते थे। और ये इमेज है बैटल ऑफ चेलेशियल की, कोलेचियल की। तो ये लगाया हूँ मैंने, यहाँ से भी इसको है ना याद रख सकते हैं। अगली जो हमारी कंपनी है वो डैनिश। डैनिश जो है डेनमार्क की है, डेनमार्क डैनिश, ठीक है ना। इसकी लोकेशन ये नेदरलैंड के ऊपर आता है। आप वीडियो को पॉज करके इसकी लोकेशन देख सकते हैं। डैनिश के रिगार्डिंग हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ ऐसे चीज़ें हैं इसके रिगार्डिंग जहाँ से क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, बस मैंने उसी को हाईलाइट किया हूँ और वही आपको, उसे आप पढ़ लीजिए, इनफ हो जाएगा इसके रिगार्डिंग। तो देखिए डैनिश जो है ना, इनका जो कंपनी बनी थी 1616 में यूरोप के अंदर, और पहला सेटलमेंट इनका जो कायम हुआ था इंडिया के अंदर 1620 के अंदर तरक्युम्बार। तो आप देखेंगे ये तरक्युम्बार है तंजवार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहला प्लेस जहाँ पे है ना कंपनी या सेटलमेंट फाउंड हुआ था। आगे जो इम्पोर्टेंट है वो है श्री रामपुर। तो ये श्री रामपुर ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने इसको है इंडिया में हेडक्वार्टर बना दिया था 1676 में, ठीक है ना, श्री रामपुर को। और हम देखेंगे कि डैनिश मिशनरीज आए थे यहाँ पे 1799 के अंदर, और इन्होंने फिर है ना प्रेस मिशन भी कायम किया था यहाँ पे। बहुत सारे है ना इन्होंने बुक्स के है ना ट्रांसलेशन किए थे। तो श्री रामपुर में इन्होंने इनका मिशन आया था, मिशनरी मिशन। वहाँ पे इन्होंने प्रेस कायम किए थे और बहुत से बुक्स के है ना ट्रांसलेशन उन्होंने किए थे यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट है श्री रामपुर, एक रिलीजियस पर्पस, रिलीजियस के इसमें भी, और दूसरा है ना कि इनका एक कैपिटल रहा है। आगे जो है ना कि हम देखेंगे कि इन्होंने क्या किया है 1845 के अंदर है ना, अपने जितने भी है ना सेटलमेंट है ब्रिटिश को बेच दिए थे इन्होंने और यहाँ से चले गए थे। बस खत्म 1845। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखना कि ये एग्जाम में पूछता है कि ब्रिटिश को है ना 1845 के अंदर सेटलमेंट किसने बेचा था। तो इनके बारे में आपने याद रखना, डेनिश के इतने ही याद रखना बस। 1620 में आए हैं, तरक्यूबार के बारे में और श्री रामपुर में, और उसकी जो रिलीजियस एक्टिविटी है श्री रामपुर के पर्सपेक्टिव में, मैं उसको है ना जब रिलीजियस कंडीशन पढ़ाऊंगा तो वहाँ उसको बताऊंगा डिटेल के साथ, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा डेनिश भी फिनिश। तो यहाँ पे हम रुकते हैं, यहाँ पे हमारे लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। आगे जो हम है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में फिर अगले लेक्चर से बात करने वाले हैं।